हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली मध्य प्रदेश पीएससी 2020। ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है 25 जुलाई को। अब इसमें एक बड़ा इशू ये है कि इस एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं और आपसे कई बार नहीं बन पाते हैं। तो आज हम इसके बारे में एक नज़र डालेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा आपको जोर नहीं डालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप यूनिट 1 से, जैसा कि आप जानते हैं हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में कुल मिला के 10 यूनिट हैं और इस 10 यूनिट में जानेंगे कौन कौन से टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। देखिए, यदि हम बात करें पहले पार्ट की, जस्ट 1 सेकेंड होल्ड ऑन। यदि हम बात करें यहाँ पहले पार्ट के मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। देखिए, घटनाओं की बात करें तो घटनाएं बेसिकली जो पूछी जाती हैं मोस्टली मध्य देश का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन का जो घटनाएं हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, और ये अक्सर ही पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया चरण पादुका हत्याकांड कब हुआ, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह हुआ, इसके बारे में पूछा सकता है। आपसे चावल आंदोलन के बारे में पूछा सकता है, जो रीवा में चावल आंदोलन हुआ था, जिसमें एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जा रहा था, जिसके विरोध में बेसिकली चावल आंदोलन हुआ था। या भोपाल का जलियांवाला कांड हुआ, इसके बारे में पूछा सकता है। या पूछा सकता है आप लोगों को जंगल सत्याग्रह कब हुआ। तो ये चीज़ों के बारे में आमतौर पर इवेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछाते हैं। इवेंट बेस्ड क्वेश्चन एक और पूछा सकता है इस तरह से, आप लोगों को याद हुआ कि ट्रीटी ऑफ मंडेश्वर हुई थी होलकरों और अंग्रेजों के बीच में, जहां पर तात्या जोग को पहली बार दीवान अपॉइंट किया गया था होलकर साम्राज्य का। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे आते हैं। यदि कोई ट्रीटी हुई है तो वहां से भी क्वेश्चन आपको थोड़ा याद रखना है। लेकिन ऐसे इवेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है बेसिकली जो ब्रिटिश टाइम था अंग्रेज इंडिया में, स्पेशली मध्य देश का, उसके बारे में आपको थोड़ी ध्यान रखना है। ऐसी 1857 के विद्रोह की बात करें, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको पता होना चाहिए नीमच से विद्रोह स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो आपको कोशिश करना है कि थोड़ी सी आपको मॉडर्न मध्य देश को ज़्यादा स्ट्रेस करना है। यदि हम बात करें राजवंशों में, तो राजवंशों में आपको आमतौर पे ये याद रखना है कि कौन से राजवंश का राजा बेसिकली कौन है। हालांकि सभी राजाओं का नाम याद नहीं रखना है, जो सबसे प्रतापी राजा थे उस वंश के मोस्टली उनका नाम याद रखना है, या उसके जो फाउंडर थे। ऐसे मान लीजिए आप याद कर सकते हैं चंदेल वंश के फाउंडर कौन थे, बघेल वंश के फाउंडर कौन थे, परमार वंश के फाउंडर कौन थे। या आप गुप्त वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें तो हमारे मध्य देश में थे, उन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाई। तो ऐसी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं। या शुंग साम्राज्य का, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन शुंग साम्राज्य का आप ये ध्यान रख सकते हैं कि स्पेशली हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बनाया गया था बेसिकली भागभद्र का टाइम में। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन हालांकि आमतौर पर आते हैं तो बन जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है चंदेल, बघेल और परमार वंश, ऐसे जो वंश हैं इनके जो फाउंडर का नाम क्या है ये आपको थोड़ी याद रखना है। या उसके सबसे प्रतापी राजा ने कोई बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया हो तो उसको याद रखना है। लेकिन ऐसा मत करेगा कि एक तरफ से आप क्रोनोलॉजी याद करने लग जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रोनोलॉजी एक तरफ से याद करना शुरू करते हैं, सारे राजाओं का नाम याद कर डालते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस वंश के प्रतापी राजा का नाम याद रखना है। अदरवाइज आप याद करने लग जाओगे तो बहुत सारा फैक्ट है, आपको सारा भूल भी जाएगा और आप एग्जाम में अटेंड भी नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये है, प्रायोरिटाइज करें। दूसरा, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला की बात करें। देखिए, कलाएं हों चाहे त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य हैं, ये सारी चीजें आपको साथ में पढ़ना है, कोशिश करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आमतौर पे ये भूलने लग जाता है, लेकिन जब आप बार बार चीजों को स्ट्राइक करते हो तो आपको चीजें याद होने लग जाती है ना। तो मेरा सजेशन, जैसे मान लीजिए आपसे पूछाता है माच कहाँ का लोक नाट्य है, आपको याद होगा मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है और ये आपके मालवा अंचल का है। या आपसे पूछा जाए राई कहाँ का लोक नृत्य है, तो राई कहाँ का बुंदेलखंड का लोक नृत्य है और मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। तो ऐसी चीजें एग्जाम में पूछा सकती हैं जो आपसे बन जाएंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं जो हो सकता है आपको क्लिक ना करें, तो इसके लिए आपको ये चीजें बार बार रिवाइज करनी है। तो मेरा सजेशन ये है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कलगी तुर्रा ये कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए निमाड़ अंचल का है, इसे प्रॉपर्ली अखाड़े होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। तो सजेशन मेरा ये है कि इस पोर्शन को थोड़ी ज्यादा स्ट्रेस दीजिएगा। बाकी पोर्शन आप लोगों ने कई बार पढ़ रखे हैं तो आपसे बन भी जाएंगे, लेकिन जो ये प्रमुख कलाओं वाला जो पोर्शन है, ये लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, ये वाला पोर्शन जो है भूल जाता है। तो मेरा सजेशन ये है, इसको थोड़ी ज्यादा स्ट्रेस करना है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन से करना है, इस टॉपिक करना है, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर बोलता है
दूसरा, यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और कृतियां, ये देखिए, आपको ये तो नहीं कहूंगा मैं सारे साहित्यकार का आप याद करें, लेकिन तकरीबन जो सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यकार हैं उनकी कृतियों को याद रखिए। जैसे मान लीजिए पूछ लिया भवानी प्रसाद मिश्रा का, माखनलाल चतुर्वेदी का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार है। कालिदास का भी पूछा गया कई बार, तो आपको ये कृतियां याद रखनी है। तकरीबन मध्य प्रदेश से 8-9 साहित्यकार जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को याद रखना है, और आपने बचपन में जिन चीजों को पढ़ी है उसी को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं करना है कोई नई चीज आपको रटने के लिए बैठ जाना है। आपको जो आपने बचपन में पढ़ी, आपको लगता है कि हाँ ये पहले आपने सुना है, जैसे हेमकिरटनी आपने पढ़ रखी है, ऐसी जो भी रचनाएं आपने पढ़ रखी है उसको आपको रिवाइज कर लेना है कि किसका है। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल से क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं। अब पर्यटन स्थल में कोई हिस्टोरिकल प्लेस है या कोई ऐसी जगह है जहां पे, जैसे मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं, तो वो पता होना चाहिए आप लोगों को, जो कि बहुत बेसिक है। लेकिन पर्यटन स्थल कई बार डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ ले आते हैं। अब ये मत करने लग जाना आपकी बिल्कुल डीप का अंदर से पढ़ने लग जाओ, लेकिन पर्यटन स्थल लाइटली पता होना। जैसे आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ जहाज महल कहाँ पे है, तो जहाज महल कहाँ पे, मांडू में है। ऐसी चीजों को आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण महल हैं या कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो वाला, उसको किसने बनवाया, तो ऐसी चीजें जो है थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए आप लोगों से कि चलो बताओ चित्रकूट जो है, ये चित्रकूट में कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तो मंदाकिनी नदी किनारे बसा हुआ, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा आपके पास यदि कोई बुक होगी तो उसको कोशिश करेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कर रहा हूँ पूरा डीप में पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा फैक्ट उसमें दिए रहते हैं। बिल्कुल लाइट जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो एक बार। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, मध्य देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, हर साल यहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं और कई बार लोग गलतियां कर जाते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इसको ज्यादा स्ट्रेस देंगे। साथ में जो गुफाएं वगैरह हैं उसको भी थोड़ी पढ़ लेना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, देखिए ज्यादा व्यक्तित्व तो है नहीं, गिने चुने हैं, तो आप 2 ही व्यक्तित्व का नाम होता है। एक तांते भील का नाम आता है ना, तो तांते भील का नाम तो बहुत ही फेमस है, उनका नाम तो आप याद रखिएगा। और साथ में यदि आपको लगता है जैसे जंगल सत्याग्रह में बेसिकली गंजन सिंह कुर्कू का नाम आता है, जो काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, उनका नाम याद रखते हैं, भीमा नायक का नाम याद रख सकते हैं। तो ऐसे 3-4 पर्सनालिटीज हैं, गिने चुने पर्सनालिटीज हैं जिनको आप याद रखना है। आपको ये उनके बारे में थोड़ी जान लेना है कि वो कहां से हैं, किस लोकेशन में है और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इस पोर्शन को मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे बड़ा पोर्शन ये है साहित्यकार और उनकी कृतियां। ये जो क्वेश्चन आता है यहां से बन जाता है, लेकिन आपको कम से कम यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम श्योर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहां पे मेहनत नहीं की होगी, तो यहां पे आपको स्ट्रेस करना है। और दूसरा, लोक नृत्य जो लोक कलाएं हैं इसको थोड़ी सा आपको स्ट्रेस करना है। ये 2 पोर्शन को आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है। बाकी यदि इन केस आपने नहीं पढ़ा है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य देश का योगदान, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आई एम श्योर आपने इसको पढ़ लिया होगा, लेकिन लोक नृत्य लोक कलाएं जो हैं इसको थोड़ी 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और यहां पे स्पेशली साहित्यकार और उनकी कृतियां, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमसे भूल जाता है, तो आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। आपसे यदि 1-2 क्वेश्चन में यहां से एक्स्ट्रा निकल गया मतलब समझिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं यूनिट 2 में। अब यहां बोला गया भारत का इतिहास। देखिए भारत के इतिहास में देखा जाए तो यहां पे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। देखिए प्राचीन और मध्यकालीन भारत में स्पेशली आपको प्रशासनिक और सामाजिक जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं के याद रखना है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मराठा एम्पायर में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट थे, जैसे यहाँ पे सर्वदेशमुखी क्या थी, चौथ प्रणाली क्या थी, कर की कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी पढ़ना है आपको यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। स्पेशली यदि कोई विशेष पोस्ट है उसका नाम क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ये पढ़ने मत लग जाएगा कि बेसिकली कौन कौन से युद्ध कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक है। दूसरी बात, यहां पे अंग्रेजों के साथ में जो महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं, जो ट्रीटी हुई हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है। बाकी चीजें आपकी मर्जी, टाइम मिलता है तो पढ़िएगा, अदरवाइज मोस्टली इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको ट्रीटीज पढ़ लीजिएगा और जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक कोई डेवलपमेंट है उसको पढ़ सकते हैं। 19th और 20th सेंचुरी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूंगा आपकी पीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा आता है, पूछा जा सकता है आर्य समाज का फॉर्मेशन किसने किया, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, जितने सारे समाज, सत्यशोधक समाज है, ऐसे बहुत सारे जो आंदोलन है उनके बारे में पूछा सकता है। कुका विद्रोह है उसके बारे में पूछा सकता है, कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स है उनके बारे में पूछा सकता है। तो यहां पे आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है। ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको कहूंगा इवनली गांधी नेरा जो है, इसमें जितने भी सत्याग्रह हुए उनके बारे में आपको याद रखना है। लेकिन सत्याग्रह के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी थे। ऐसे यदि आप बात करें कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो सेशंस हैं उनके बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा 1900 सेशन 1907 का सूरत अधिवेशन, जहां पे गरम दल और नरम दल सेपरेट हो गए, इसका रीजन क्या था, वहां पे अध्यक्षता किसने किया।
तो ये चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको थोड़े याद रखने हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता संघर्ष में मोस्टली जो है आपको गांधी जी का जो आंदोलन है उसके टाइम का याद रखना है, लेकिन उनके टाइम का याद रखना है, लेकिन मोस्टली कुछ चीजें और भी आपको याद रखनी है, जैसे कि गांधी जी के आने के पहले, क्योंकि गांधी जी 1915 में आए, उनके पहले का जो इवेंट है वो भी थोड़ी सी आपको इंटरलिंक करके रखना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट से पूछा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के राज्य थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और यहां पे मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ आते हैं, या क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत ज्यादा पूछ लिया जाएगा कि भारत में बताओ पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं। एज ऑफ नाउ पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं पूछेंगे, लेकिन नेशनल पार्टी कितनी है, तो एज ऑफ नाउ 8 नेशनल पार्टी। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ लिंक कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस क्वेश्चन का इतना रिलेवेंट होता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स आप रेड कर पाओगे। लेकिन यहां पर आपको मॉडर्न इंडिया को सजेशन देना है, आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत आधुनिक भारत से करनी है, बाकी पोर्शन में बाद में आपको जंप आउट करना है, क्योंकि आधुनिक भारत का जो पोर्शन है उससे तकरीबन यहां से 10 क्वेश्चन आएगा, तो आधुनिक भारत से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आधुनिक भारत से बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करिएगा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की भूगोल में। देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल जो है, इसमें वन है, वन उपज है, वन्य जीव, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए पर्वत श्रृंखलाएं तो गिनी चुनी मध्य प्रदेश में है, जिनको आपको याद रखना है, जैसे आपकी कैमूर हो गई, भांडेर हो गई, मैकाल होगी, महादेव हो गई, है ना, गाविलगढ़ हो गई, राजपीपला हो गई। तो ये गिनी चुनी पर्वत श्रृंखलाएं, तो इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी पिछले साल क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी आप सेट कर लीजिएगा, कौन सी सतपुड़ा में है, कौन सी विंध्य में है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो पूछा सकता है वो है नदियों से। नदियों का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर साल क्वेश्चन पूछा आता है। तो कम से कम मध्य देश में तकरीबन 10 नदियां हैं इंपॉर्टेंट जो हमने कराया भी है, उसको आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा सकता है किस नदी का उद्गम कहां से होता है, किस नदी में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बेतवा नदी का उद्गम कहां होता है, केन नदी का पूछ लिया गया, नर्मदा का पूछ लिया, चंबल का पूछ लिया, है ना, आपसे ताप्ती का पूछ लिया, तवा का पूछ लिया। आपके बहुत सारी नदियां और भी हैं, जैसे वेनगंगा है या आपकी वर्धा नदियां हैं, ऐसी नदियों के बारे में पूछा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है चोरल नदी के बारे में पूछा सकता है, जो चोरल नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल है ना, तो पाताल पानी वाटरफॉल कहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। तो नदियों का जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ये सारे आपको याद रखने हैं। वन्य जीव की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने भी मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मध्य से जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और जितने नेशनल पार्क हैं, वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। एज ऑफ नाउ हमारे मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क थे, लेकिन कूनो ऐड हो गया तो 12 हो गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, पहले 31 थी, लेकिन अब 30 हो गई, चूंकि कूनो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बची नहीं। और इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व 3 है। ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, कौन सी सेंचुरी कहां पे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि इसको एक बार देख के जाएगा, ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश में वन कितना है आप जानते हो, 77,482 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे, बालाघाट में है। ये कुछ एक दो फैक्चुअल वन लाइनर फैक्ट्स हैं, लेकिन वन्य जीव जो है ये थोड़ी सी आप याद रखिएगा। नदियों वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन भले यहाँ पे एक अलग इकट्ठा लिखे हुए हैं, लेकिन यहां से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब मैं कहूंगा 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको इसको थोड़ी ज्यादा स्ट्रेस करना है। मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की जनरल जलवायु आप पढ़ सकते हैं, कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप थोड़ा सा उसको देख सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। खनिज संसाधन में ये जरूर पूछा सकता है, लेकिन कुछ गिने चुने खनिज संसाधन है। ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा अगर गांव कहां पे है, तो इसमें मुश्किल से तकरीबन 10-15 माइंस हैं, जिनको आपको याद रखना है कि कौन सी माइन किस लिए प्रसिद्ध है। अगर गांव टंगस्टन के लिए फेमस है। बैतूल की बात करें, बैतूल जो है ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। मलाजखंड, भारवेली आप जानते ही हो। तो ऐसी कुछ चीजें आपसे एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर नदियां बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और साथ में वन में स्पेशली मैं बात कर रहा हूं बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी और नेशनल पार्क। अब यहां पे मध्य से परिवहन में आपको याद रखना है, मध्य से सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है स्टेट हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। बस इतना पढ़ लिया आपने, 10 मोर देन इनफ। 2-4 चीज आप पढ़ लीजिएगा, कौन सा नेशनल हाईवे जो है कहां से गुजरता है, बहुत ज्यादा आपको देखना है। लेकिन ऐसा मत करिए घंटों बर्बाद करेगा यहां पे देखने में, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजनाएं, तो ये आमतौर पर आप जो है नदियों के साथ पढ़ लेना। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट विद्युत परियोजनाएं, अब जैसे कुछ परियोजनाएं हैं जिनका नाम याद रखना है, जैसे बरगी परियोजना, बरगी का नाम हो गया अवंती सागर प्रोजेक्ट, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पे जिन परियोजनाओं का नाम चेंज हुआ, जैसे माता टीला का नाम क्या हो गया, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कौन सी परियोजना का नाम इस समय क्या हो गया, या कोई नई परियोजना स्टार्ट की जा रही है। जैसे सपोज करिए आप फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है ओमकारेश्वर डैम में, तो ये आप याद रख सकते हैं, है ना। सबसे पुरानी परियोजना कौन सी, गांधी सागर परियोजना। तो ऐसी चीजों को आपको थोड़ी याद रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा करते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, तो यहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाते, लेकिन आप ये याद रखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में
किस किस तरह की जो खेती होती है। अब जैसे खेती में मोस्टली आपसे खरीफ और रबी के बारे में पूछ लिया जाएगा, ये कौन सी खरीफ फसल है, कौन सी रबी फसल है। खरीफ फसल की बुवाई कटाई कब होती है, रबी फसल की बुवाई कटाई होती है। थोड़ी सी आप इसको याद रखिएगा, जयीद के बारे में थोड़ी याद रख लीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वन, नदियां और खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्युत परियोजनाओं को आप नदी में साथ में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन तो आप अच्छे से करके जाइएगा। यदि आपने कर लिया तो इस पोर्शन से आप कम से कम नहीं तो 8 के आसपास क्वेश्चन स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए, भारत एवं विश्व को भूगोल में यदि हम नजर डालें तो भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषताएं हैं, प्राकृतिक प्रदेश हैं, तो इसमें कुछ इतना कुछ है नहीं। प्राकृतिक संसाधन में यहां पर वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी, तो ये देखा है तो यहां पे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। सामाजिक भूगोल में स्पेशली सेंसस की बात करें, सेंसस से क्वेश्चन पूछाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सेंसस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिंग अनुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियां जो भी हैं सारी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहां पे मैं आपको ज्यादा स्ट्रेस करूंगा, यहां पे जिस चीज को ज्यादा पढ़ना है आपको, यहां पे नदियों के बारे में थोड़ी स्पेशल नजर डालिएगा। जैसे जो कि विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, हालांकि विश्व में दिया हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में दिया हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में है, लेकिन आपको इंडिया की जो नदियां हैं, जैसे इसमें यहां पे लिखा तो नहीं, वन, खनिज संपदाएं, भौतिक विशेषताओं में आ जाएगा, प्राकृतिक प्रदेशों में, तो आपको नदियों के बारे में थोड़ी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नदियों के बारे में आमतौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कोई इस समय न्यूज में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अभयारण्य वगैरह है कुछ इंपॉर्टेंट, तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस यहाँ पे नहीं करना है कि आप घंटे भर बर्बाद करिए। हाँ, खेती में जरूर आप याद रखते हैं कि कहां पे कितना उत्पादन हुआ, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। हाँ, खनिज संपदा के लिए जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को कहां पे किस खनिज का उत्पादन ज्यादा होता है। जो राज्य जो है उस पर्टिकुलर खनिज के लिए ज्यादा फेमस है, तो आपको यहां पे स्ट्रेस करना है। तो मैं कहूंगा आपको यहां पे रिवर को, खनिज को, मतलब मिनरल्स को, इसको ज्यादा स्ट्रेस करना है, और साथ में सेंसस को। यहां से हर साल क्वेश्चन पूछाते हैं, तो आपको इन तीन में ज्यादा स्ट्रेस करना है। आर्थिक भूगोल में आपको मानवीय संसाधन है, उद्योग, यातायात के साधन है, ये तो चलो ठीक है। यहां पे नेशनल वाटरवे, नेशनल हाईवे और नेशनल वाटरवे पूछा सकता है। इस समय नेशनल वाटरवे में क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो थोड़ी नेशनल वाटरवे आप रिवाइज कर लीजिए, कौन सा वाटरवे कहां पे है। नेशनल वाटरवे 1 की बात करें, गंगा नदी में है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र में कौन सा वाटरवे है, तो ऐसी चीजें थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। यहां पे परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में है, तो यहां पे बहुत बेसिक है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा कौन सा परंपरागत है। जैसे कन्वेंशनल की बात करें तो आपकी थर्मल एनर्जी कन्वेंशनल है। यदि आप बात करें विंड एनर्जी की बात करें, गैर परंपरागत है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। लेकिन यहां पर मैं बात करूं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आपको इस समय थोड़ा सा, आप इस समय इजराइल और पैलेस्टीन का पढ़ लीजिएगा। इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में या इसके आसपास के जो कंट्रीज है उनके लोकेशन को थोड़ी देख लीजिएगा एटलस में, क्योंकि ये समय काफी न्यूज में है। इसके अलावा दुनिया के जो महत्वपूर्ण स्टेट है, मतलब जल डमरू मध्य हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हॉर्मुज जल संधि हो गई, या इसके अलावा स्टेट ऑफ डोवर हो गया, या इसके अलावा स्टेट ऑफ मलाक्का हो गया, है ना, स्टेट ऑफ सुंडा हो गया। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां, या बेरिंग स्टेट हो गई, ये कुछ स्टेट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टेट से क्वेश्चन कई बार पूछ ले आता है। ठीक है, साउथ चाइना सी के बारे में थोड़ा देख सकते हैं, जैसे 9 डैश लाइन वहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे चाइना बेसिकली क्लेम करता है कि ये पूरा मेरा एरिया है। तो ऐसी वर्ल्ड ज्योग्राफी में गिनी चुनी चीजें आप पढ़ सकते हैं, या आप जो महत्वपूर्ण ओशंस हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, कहां पे लोकेटेड हैं। लेकिन बहुत ज्यादा याद रखना तो बहुत मुश्किल है कौन कौन सी कंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं उसके आसपास वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एनीवे, अगला पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं, या लुसेंट के अलावा आप जो भी, आप यदि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं कुछ अलग रिसोर्सेज बना रखे हैं, कुछ टीएमएच वगैरह की बुक पढ़ते हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर एज वेल। अगला टॉपिक यहां पे है राज्य का संवैधानिक व्यवस्था। देखिए, यहां पे आपको याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश में पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट में आता है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, ये अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछाते। विधानसभा जैसे पूछा गया था पहले कि विधानसभा वुमेन का रेशियो कितना है, वुमेन कितनी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है। या हमारे यहां देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, मंत्रिमंडल जुड़ा हुआ है, एक अमेंडमेंट हुआ था 91st अमेंडमेंट एक्ट, याद है, 15% फिक्स कर दिया था कि 15% ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते हमारी विधानसभा के लिए, मतलब 230 का 15% ही, इतने ही मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसा प्रोविजन जो है, थोड़ी सी आप याद रखिए कौन सा अमेंडमेंट हुए थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में बात करें तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम थोड़ी सी अच्छे पढ़ लीजिएगा। जितनी भी कमेटी है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सिंघवी कमेटी, है ना, जितनी भी कमेटीज आप जानते हैं, कुछ कमेटीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। या पूछ सकते हैं आइटम्स जो हैं किसमें कितने होते हैं। यदि आप बात करें कि नगर पंचायत में
शहरी पंचायत जो होती है उसमें आइटम्स कितने हैं, उसमें 18 आइटम्स हैं। ग्रामीण पंचायत की बात करें वहाँ 29 आइटम। तो ऐसी चीज़ें एग्जाम में कई बार पूछ ली आती है, थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा स्ट्रेस करिएगा। पंचायती राज सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 7th और 74th अमेंडमेंट एक्ट में क्या डेवलपमेंट हुए इसको थोड़ी सी देख लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कई सारे पूछा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा सकता है कि चलो बताओ हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये कौन से आर्टिकल में है, तो 243I और 243Y है। यदि बात करें स्टेट का इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है, 243K और 243ZA में है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, थोड़ी सी आपको यहां पे स्ट्रेस करना है। ऑलराइट, राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो राज्य की जनांकी यहां पे लिखा हुआ है जनगणना, तो आप जनगणना पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो भी है, सेक्स रेशियो कितना है, कहां पे सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है, लिटरेसी रेट कितना है, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, या चीजें ऐसी पूछी जा सकती हैं। आर्थिक विकास में आमतौर पर आपको सजेस्ट किया जाता है कि बजट, मध्य प्रदेश का बजट और मध्य प्रदेश का इकोनॉमी सर्वे, इसमें एक बार नजर डाल के जाइएगा। या नहीं मिलेगा तो हमारे चैनल में आपको बजट इकोनॉमी सर्वे का वीडियो मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिए जाएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। यहां पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन लड़ जाएंगे, क्योंकि बजट में जैसे कुछ योजनाएं स्टार्ट की, जैसे मान लीजिए एकत योजना स्टार्ट की है, जहां पे ये होता है कि सारे जितनी भी स्कीम्स हैं सबको एक ही जगह मर्ज कर देते हैं। मतलब एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मतलब बार बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो बजट में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो इसको थोड़ी सी आप पढ़ के जाएगा। प्रमुख उद्योग, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ेंगे ही, जो भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं, हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको थोड़ी पढ़ लीजिएगा। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि टेक्सटाइल पार्क में लेगड़ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, पीथमपुरा कहाँ पे, मंडीदीप कौन से जिले में है, तो पता होना चाहिए मंडीदीप रायसेन में, भोपाल में नहीं है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं इंडस्ट्रियल एरिया बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अनुसूचित जातियां जनजातियों की बात करें तो आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे जो कल्याणकारी योजना है यहाँ से क्वेश्चन पूछा आते हैं, मतलब कुल मिला के स्कीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। चलिए, तो ये करंट अफेयर में आ जाता है। वैसे भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बाकी सारे एक्ट पढ़ने हैं, लेकिन 1919 और 1935 एक्ट को ज्यादा स्ट्रेस करना है। मतलब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी चीजें भले छूट जाएं। अब देखिए यहां पे आप पता होना चाहिए डायरकी, द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में कब लाएगी, राज्य में कब लाएगी, या बाइकमर्जम द्विसदनी प्रणाली जो है केंद्र में किससे लाएगी, राज्य में कैसे लाएगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 1935 के बीच बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे 1919 के द्वारा डायरकी मतलब द्वैध शासन प्रणाली जो है राज्यों में लाएगी, 1935 के टाइम में उसको हटा दिया गया, ऑटोनॉमस कर दिया, मतलब एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कर दिया गया। 1919 के द्वारा बाइकमर्जम केंद्र में लाया गया, 1935 के द्वारा बाइकमर्जम जो है राज्यों में लाया गया, 11 में से 6 प्रांतों में ला दिया गया। तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। संविधान सभा की बात करें तो ये पोर्शन तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, पॉसिबिलिटी की यहां से 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा, और आई एम श्योर कि यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो इसको आप 2-4 बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है, तो राष्ट्रपति के बारे में आपको यूजुअली पता होना चाहिए, जैसे इनके पास किस तरह का वीटो पावर होता है, राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये चीजें तो पता होनी ही चाहिए। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति का रिमूवल कैसे होता है, इंपीचमेंट कैसे होता है, तो ये पता होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं बल्कि इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा पार्टिसिपेट करती है, राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है, राज्यों की विधानसभा में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन यदि इनके रिमूवल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करती है। ऐसे पॉइंट पता होना चाहिए। संसद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद में जो बिल हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, या आपका ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक है, या आपके जितने भी अमेंडमेंट बिल हैं, संशोधन विधेयक हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। कैसे कौन सा बिल पास किया जाता है, संसद में कौन कौन सी कमेटीज होती हैं, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछाते हैं। तो और चाहे पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन इन 2-3 पॉइंट को, इन दोनों 2-3 जो इश्यूज हैं इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन पूछाते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपसे, आर्टिकल नंबर 50 पूछा गया था, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। तो ये जो क्वेश्चन हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में नहीं, सॉरी, आर्टिकल 50 जो है यहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 44 की बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आर्टिकल 40 की बात करें पंचायती राज सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं। तो मेरा सजेशन है नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक अधिकार, इसका एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। संवैधानिक संशोधन में आपको सारे नहीं पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 99th है, 100th है, 101, 102, ये सारे पढ़ने हैं जो रिसेंटली हुए हैं। करंट वाले सारे पढ़ने हैं, लेकिन आपको पहले वाले पढ़ने, जैसे 61st अमेंडमेंट की बात करें तो यहां पे वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया। 91st अमेंडमेंट एक्ट, यहां पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी सीट फिक्स कर दिया। तो ऐसी चीजें आपको पढ़नी है। जैसे बात करें
जैसे एक ये अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का फॉर्मेशन 65th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बनाया। 89th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दोनों को बाइफरकेट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं, तो इस तरह के अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्यवस्था, इसमें देखा जाए तो यहां पे यूजुअली जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आप रिट वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में बाकी जो पढ़नी है, लेकिन रिट वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, अब ये इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक विकास है, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात है। तो यहाँ पे आयात निर्यात के बारे में थोड़ी पढ़ लीजिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम किसको सबसे करते हैं, या यहाँ पे एक एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी मुद्रा निवेश कहाँ से कितना आता है, इसको आप पढ़ सकते हैं थोड़ी सी। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। या वित्तीय व्यवस्था में रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ी पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक नेशनलाइजेशन कब हुआ, 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, ये पढ़ लीजिएगा। कितने बैंकों नेशनलाइजेशन कब किया गया। सेबी के बारे में थोड़ी पढ़ सकते हैं। गैर बैंकिंग मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे एनबीएफआई की बात करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपका पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं कहूँगा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, संवैधानिक संशोधन और भारतीय शासन अधिनियम 1919 1935, इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और पार्लियामेंट तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हालांकि पार्लियामेंट और संसद और राष्ट्रपति पढ़ लिया आपने एक बार, तो आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। विज्ञान एवं पर्यावरण की बात करें तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं, उपलब्धियां हैं। तो यहाँ पे उपग्रह की बात याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण अभी हाल ही में जो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं उनको थोड़ी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा सकता है कि आप चलो बताओ कि पीएसएलवी जीएसएलवी क्या होता है, तो यहाँ से पूछा सकता है। इसके अलावा यहाँ पूछा सकता है जीएसएलवी में जो क्रायोजेनिक इंजन होता है वहाँ पे फ्यूल किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो मोस्टली यही पूछा सकता है। यहाँ पे हालांकि मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस चैनल में आके देख लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने बनाया है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से यही पूछाते हैं। इसरो के बारे में पूछ लेंगे कि हाँ, इसरो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा पूछ लेंगे कि बताओ चलो कि इसरो में कौन सी चीज़ कहाँ से लॉन्च की जाती है। क्रायोजेनिक के लिए बताएं तो क्रायोजेनिक का डिपार्टमेंट कहाँ पे है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कुछ पूछे आ सकते हैं। पर्यावरण जैव विविधता की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली जो है कुछ बेसिकली कई बार देखा जाए तो यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछाते हैं वो प्रोटोकॉल से पूछाते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, मॉन्ट्रियल कब हुआ, कार्टाजेना कब हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। थोड़ी सी आपको यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेस करना है। आप यदि आप कोई पर्यावरण की बुक आपके पास में होगी तो आप उसे कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्टली आपको प्रोटोकॉल वाले में फोकस करना है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है। पढ़नी होगी तो आप एनसीईआरटी आती है शायद 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसे आप पढ़ सकते हैं। पोषण आहार पोषण तत्व, ये थोड़े से आप कोशिश करेगा लुसेंट से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन का कौन सा रिसर्च किसने किया है, विटामिन ए किसने रिसर्च किया है, विटामिन बी किसने किया है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। या प्रोटीन का रिसर्च किसने किया, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लुसेंट जैसे किताबें मिल जाएंगे। मानव शरीर रचना में कुछ महत्वपूर्ण ये डेवलपमेंट है, तो ये थोड़ी सी कोशिश करेगा, ये जूलॉजी वाला पोर्शन जो है इसको लुसेंट जैसी किताबों से पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मानव शरीर रचना में कुछ चीज़ें पूछे आती है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि चलो ठीक है, हमारा जो बॉडी में जो किडनी है उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शनिंग क्या होता है, या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे आते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमारी बॉडी में मान लीजिए आईज की जो फॉर्मेशन, आईज में पूछा सकता है आपसे पपिल का काम क्या होता है, या रेटिना का काम क्या होता है, या आपसे पूछा सकता है कि चलो ठीक है बताओ, जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो आपकी आईज में कौन से पार्ट का स्कैन होता है, तो ये आइरिस पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं, मतलब बॉडी पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ी सी आपको इसको एक बार देख लेना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, हल्का देख लेना है। लेकिन मानव शरीर संरचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोषण आहार एवं पोषक तत्व और मानव शरीर संरचना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेस करेगा। कृषि उत्पाद तकनीकी है, तो यहाँ पे कृषि उत्पाद के लिए जो तकनीकें इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ी खाद्य प्रसंस्करण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप जो भी आप रिसोर्स पढ़ रहे हैं वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो यहाँ पे जो रिसेंटली जो पॉलिसी चली हैं, जैसे आप सपोज करिए आप कह सकते हैं आयुष्मान भारत योजना, या ऐसी कोई योजना जो है हेल्थ पे बेस्ड है, तो आप स्कीम पढ़ोगे तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर उसमें हो जाएंगी। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी साइक्लोन्स आए हैं उनके बारे में, जैसे ताउते है या आसित, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जो साइक्लोन्स हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है।
अलग अलग रीजन में इसको क्या बोलते हैं, जैसे इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं हमारे आसपास, टाइफून कहाँ बोलते हैं, विली विली कहाँ बोलते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन पूछा सकता है। ये पूछा सकता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री इसको चेयर करते हैं। तो ऐसी चीजें एग्जाम पूछा सकते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रदूषण में पूछा सकता है कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इधर से पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस है, नहीं है। आपसे पूछा जाए वाटर पेपर जलवाष्प क्या ग्रीन हाउस गैस है, यस जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं, थोड़े से आप पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में उस पर जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स आप पढ़ेंगे। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। वेल देखिए, इसको पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी स्पीडी जैसे मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग कुछ और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वैसे करंट अफेयर का हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है, आप उसको देख सकते हैं। आप लोग बता दो, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 2 क्लासेस लाइव होती हैं। आप इन दोनों क्लासेस में आ सकते हैं यदि अपनी तैयारी आप बेहतर करना चाहते हैं, जो कि सुबह 7 बजे होता है मध्य देश का, शाम को 7 बजे मध्य देश के अलावा बाकी पोर्शन का। मध्य प्रदेश को ज़्यादा वेटेज देना है, क्योंकि तकरीबन 35% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो इसलिए मध्य देश को वेटेज ज़्यादा देना है। महत्वपूर्ण घटनाएं तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है स्पेशली प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यदि कोई महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुए, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने पीएससी का पैटर्न देखा है, हमने देखा है कि उसमें आमतौर पे यदि किसी कंट्री में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जोई बिडेन के बारे में आपसे पूछा सकता है कि बताओ जोई बिडेन जो है अमेरिका में कौन सी पार्टी से प्रेसिडेंट चुने गए हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में इजराइल में पीएम नेतन्याहू जो है वो रिप्लेस किए गए बेनेट के द्वारा, तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन वहां नए पीएम बने। ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज का नहीं याद रखना है, लेकिन ऐसी कंट्रीज जिसका भारत के लिए रिलेवेंट काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी कंट्रीज में कोई नया हेड बना है तो आप उसका नाम जरूर याद रखें। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, इसको थोड़ी ज़्यादा वेटेज दीजिएगा। तकरीबन यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पूछाते हैं कौन किस खेल संबंधित है, या भी हाल ही में यदि टेनिस का गेम हुआ, या आमतौर पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये पूछ ले आते हैं कि आईपीएल अभी हाल ही में कहाँ हुआ है, या कौन से नंबर का आईपीएल था। पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड कप में कौन विजेता रहा, अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, या आपसे पूछा जाएगा फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर मोस्टली पूछे आते हैं। तो मेरा सजेशन ये, विनर कौन था। तो ऐसी चीज़ों को करने के लिए बेस्ट ये करंट अफेयर्स थोड़ा रिलेट करेगा तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पे प्रॉपरली एक सीरीज आपको चलानी पड़ेगी। यहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो ई गवर्नेंस में आ सकते हैं, इंटरनेट सोशल नेटवर्क साइट से पूछा सकते हैं, ई कॉमर्स में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपको कुल मिला के सारा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा। इसी में आमतौर पे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकते हैं आपसे। थोड़ी सी आपको यहाँ पे ज़्यादा वेटेज देना है, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाकी जनरल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी पूछा सकता है, फिशिंग क्या होता है, विशिंग क्या होता है, स्मिशिंग क्या होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इन सारी चीज़ों को पढ़ के जाएगा, क्योंकि ये पहली बार इतने सारे टर्म ऐड किए गए हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि सभी टर्म जो है थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि कहीं से भी सिंपल सा भी क्वेश्चन आया तो आपसे बन जाए, है ना। अब ये रहा हमारा लास्ट पोर्शन, 10th यूनिट। 10th यूनिट में आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, चाहे भारत निर्वाचन आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, मध्य देश लोक सेवा आयोग हो, नियंत्रक मालिका परीक्षक, इसको थोड़ी ज्यादा वेटेज दीजिएगा। नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग में पूछा जाता है सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं, आमतौर पर मोस्टली यही क्वेश्चन पूछाते हैं, या इस समय चेयरमैन कौन है। महिला आयोग से पूछा गया, बाल संरक्षण आयोग से पूछा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया। मोस्टली यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछाते हैं, या तो ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी बॉडी है, संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है, या दो में से कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे आते हैं। तो मेरा सजेशन है ये आप तैयार कर रखिएगा, या इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। यदि इनका फॉर्मेशन अपॉइंटमेंट कमेटी या कैबिनेट के रिकमेंडेशंस होता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज इनके फॉर्मेशन के लिए कोई सिलेक्शन कमेटी होती है तो उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं ये आपको याद रखना है। यदि ये संवैधानिक आयोग के द्वारा संवैधानिक आयोग है तो वहां पे उसका आर्टिकल याद रखना है। यदि सांविधिक संस्था है तो वहां पे आप उस एक्ट को याद रख सकते हो जिस साल उस एक्ट को इनएक्टिवेट किया गया था। सूचना आयोग कैसा निकाय है? सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है, विजिलेंस कमीशन है, हरित प्राधिकरण है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, खाद्य संरक्षण आयोग है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो यहां से पॉसिबिलिटी है 10 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं यदि समराइज करूं तो यहां पे आप समझ सकते हैं पॉलिटी से तकरीबन इस पार्ट से 10, 5th यूनिट में पॉलिटी है तो यहां से 5, और 6th यूनिट में पॉलिटी है यहां से 5, कम से कम 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे।
यदि मध्य देश की बात करें, मध्य देश में कम से कम 35 क्वेश्चन हमें उम्मीद लग रही है कितने आएंगे, तो पॉलिटी और मध्य देश को सबसे ज्यादा वेटेज देना है। बाकी जो पोर्शन है उसको भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई करते वक्त प्रायोरिटाइज ऐसे करना है, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी में पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, बाद में बाकी पोर्शन पढ़िए। यदि आप यहां पर साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं तो साइंस एंड टेक की कोशिश करिए कि यहां पर मोस्टली जो न्यूट्रिशन बेस्ड चीजें हैं वो आप पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन बेस्ड चीजें हैं, कौन सा प्रोटीन किसने आविष्कार किया, आमतौर पर क्वेश्चन ऐसे पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। या ह्यूमन बॉडी पार्ट की बात करें तो ह्यूमन बॉडी पार्ट के बारे में चीजें पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे यदि आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट में प्रोटोकॉल्स को ज्यादा फोकस करिएगा। प्रोटोकॉल्स चीजें पूछी जाती हैं, कौन सा प्रोटोकॉल जो है कब लाया गया, यूजुअली क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि इस तरह से आप लोग प्रायोरिटाइज करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है कि रैंडमली पढ़ने बैठ जाना है, किताब एक तरफ से दूसरी तरफ तक कंप्लीट करना है, ऐसा करने की गलती मत करिएगा। आपको चीजें प्रायोरिटाइज करके पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं पहले उसको पढ़नी है। लेकिन सबसे चीजें इंपॉर्टेंट जो है आपको ये जानने के लिए जरूरी ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली कम से कम नहीं तो 50-100 क्वेश्चन डेली देखते रहें। इससे आपको अपने आप आइडिया लगने लग जाएगी कि बेसिकली क्वेश्चन कहां से आते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो यहां वहां से पूछ के आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि चलो ठीक है नॉर्थ ईस्ट का एक मेरे से वहां का फोक सॉन्ग पूछ लिया और मेरे को नहीं बना तो मैं क्या करूं। नहीं, ऐसे क्वेश्चन को आप परेशान मत हो, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। लेकिन मैं जनरल एरिया की बात करूं, जनरल एरिया के जो क्वेश्चन हैं वो बन जाना चाहिए। मान लीजिए आपसे पूछा गया बताओ राष्ट्रपति का रिमूवल कैसे होता है, इंपीचमेंट कैसे होता है, कौन कौन उसे वोट करता है, क्या उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों वोट करते हैं। अब यदि आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाए ना तो ब्लंडर हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यदि आपसे बहुत ही ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन पूछ लिया गया, वो ना बने तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपसे पूछ लिया ट्रिनिडाद टोबैगो में बताओ प्रेसिडेंट कौन है, अब आपने ट्रिनिडाद टोबैगो कंट्री का ही नाम पहली बार सुना है, तो वो ना बने तो वो चलता है, दैट्स फाइन। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए जो हर किसी से बनने की पॉसिबिलिटी हो। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए चलो बताओ वोटिंग एज जो है ये कब घटाएगी, 21 से 18, तो आपको पता होना चाहिए 61st अमेंडमेंट एक्ट हटाएगी। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट एरिया है वहां से क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। आई एम श्योर वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स। यदि आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा राम सोनी MPPSC नाम का हमारा टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 2 क्लासेस होती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वन मोर थिंग इज देयर कि यहां पे हमारे कुछ बैचेस स्टार्ट किए गए हैं। उन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। प्रीलिम्स के लिए बैच लॉन्च किए हैं और इवनली MPPSC के लिए 1 ईयर बैच कोर्स भी लॉन्च है, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके देन, बाय बाय।